जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे लगता है जैसे इतिहास अपने को दोहराता है और जो बात हमने 200 साल पहले देखी थी, आज वही पुनः वह परिस्थिति विश्व के सामने आज के तारीख में आकर खड़ी हो गई है। इतिहास के छात्रों को पता होगा कि एक जमाना था जब ये कहते थे कि अंग्रेजों का शासन में सूर्य नहीं डूबता है। मतलब विश्व के कोने कोने पर ब्रिटेन का साम्राज्य फैला हुआ था और जो यूरोप है, आज का यूरोप, उसके अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, अलग अलग देशों पे कब्जा करके बैठे हुए थे। भारतवर्ष के ऊपर इंग्लैंड बैठा था, गोवा के ऊपर पोर्चुगीज बैठे थे, जो कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम का इलाका था, वहां पर फ्रेंच बैठे थे। तो ये यूरोप के देश अलग अलग देशों पे कब्जा बना के कॉलोनाइजेशन, एक साम्राज्यवाद को विस्तार दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या परिस्थिति बनी कि यूरोप का जो डंका बोलता था, वो यूरोप बिल्कुल तेजहीन हो गया और दो विश्व की महान शक्तियां उभर कर सामने आई, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। और इनके बीच में शीत युद्ध चलता रहा। माने विश्व महायुद्ध ने पूरे विश्व की परिस्थिति को बदल दिया और धीरे धीरे करके एक एक देश से, ये यूरोपियन देश जिन्होंने अलग अलग देशों पे कब्जा किया था, इन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। आज की तारीख में फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। पहले ये काम यूरोप ने किया था, आज ये काम अमेरिका कर रहा है। विस्तारवाद रूस भी कर रहा है। रूस ने भी यूक्रेन पे जैसे आक्रमण किया, क्योंकि रूस चाहता था कि वो यूएसएसआर में, जिसमें यूक्रेन भी एक भाग था यूएसएसआर का, और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अलग हो गया और उस पर नेटो देशों का प्रभुत्व तो बढ़ता चला गया। तो रूस ये चाहता था कि यूक्रेन उसके अधीन रहे, उसके कहने पे चले और नेटो के साथ ना चले। तो जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति बने, वो नेटो के झांसे में आ गए और चने के झाड़ पे चढ़ गए और रूस से भिड़ गए। अमेरिका, यूरोप उसे मदद करते रहे और 4 साल हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है और यूक्रेन एक प्रकार से खंडहर में बदल गया। रूस के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए और रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, क्योंकि आज के तारीख में अमेरिका की चेष्टा थी कि किसी भी प्रकार से साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाया जाए, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया जाए और पूरे विश्व के तेल भंडारों पर उसका कब्जा हो जाए। यह काम उसने पहले इराक में किया, लीबिया में किया, सीरिया में किया, लेकिन उसकी आंख में अखरता था पूरे गल्फ कंट्रीज के इलाके में। ईरान, जो कि 1979 में शाह ईरान, जो कि अमेरिका का पिट्ठू था, उसके शासन से निकलकर एक नए प्रकार के शासन में आ गया था, जो अमेरिका को चैलेंज भी करता था और उनके अंदर जाने का प्रयास भी नहीं करता था। और इस मामले में उसे सहयोग मिला रूस और चीन का, नॉर्थ कोरिया का। जो काम पहले यूरोप करता था वो अमेरिका कर रहा है। यूरोप को भी जैसे जवाब मिला था, वैसे ही आज के तारीख में ईरान अमेरिका को जवाब दे रहा है। जो इलाका था थाईलैंड का और वियतनाम का, इस इलाके को इंडो चाइना कहते थे और एक फ्रांस का उस समय इस पे कब्जा था, इस इलाके पे 1860 से लेकर 1941 तक। लेकिन क्योंकि इलाका जापान से लगा हुआ था, तो विश्व युद्ध के पहले एक समय ऐसा भी आया कि जापान ने इस इलाके में सोचा कि हम कब्जा कर लें। 1941 से उसने वियतनाम और
इस इलाके के ऊपर आक्रमण करने शुरू किए और वियतनाम के एक पूर्वी हिस्से पर 1941 से 1945 तक कब्जा भी कर लिया। एक पार्ट पर, एक पार्ट फ्रांस के पास रहा और एक पार्ट जापान के पास आ गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, उसके बाद फ्रांस ने पुनः जापान को हटाकर पूरे देश के ऊपर अपना शासन जमा लिया। वियतनाम जो था वो बेसिकली दो भागों में चित्रित किया जा सकता है। जो नॉर्थ वियतनाम था वो रूस के सीमाओं से रूस के पास था, इसलिए उस पर रूस का प्रभाव था। और जो दक्षिण वियतनाम था उस पर अमेरिका का और वेस्टर्न पावर का प्रभाव था। 1941 में हो ची मिन्ह एक बड़े नेता के रूप में उभरे और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए और पूरे देश को एकजुट करने के लिए आंदोलन चलाया। जो नॉर्थ वियतनाम था वो हो ची मिन्ह के अंडर आ गया और जो साउथ का था वो कैपिटलिस्टिक अथॉरिटी में आ गया। तो ये था कि एक नेशनल इलेक्शन हो और ये डिसाइड हो ये वामपंथी शासन के अधीन रहेगा या ये कैपिटलिस्टिक। लेकिन जो साउथ का इलाका था उसमें जो दक्षिणपंथी लोग थे उन्होंने जिस प्रकार से जनता का शोषण करना शुरू किया और वहां पे बौद्ध लोगों को मारना शुरू किया और हो ची मिन्ह के जो समर्थक थे उनको मारना शुरू किया, उसकी वजह से बाद में हो ची मिन्ह एक बहुत बड़े सर्वमान्य नेता वियतनाम के बने और वियतनाम को स्वतंत्रता मिल गई। वियतनाम की मैं बात क्यों कर रहा हूं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि 1955 से लेकर 1975 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में इस प्रकार का द्वंद्व युद्ध चलता रहा और अमेरिका ने बिना सोचे समझे, जो आज के तारीख में वो ईरान के साथ कर रहा है, वियतनाम पे आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे, जबकि बहुत दूर बैठा हुआ था। वियतनाम की एक विशेषता है, हालांकि उस जमाने में वियतनाम बिल्कुल भी डेवलप्ड नेशन नहीं था, बहुत ही अंडर डेवलप्ड था, लेकिन उसके भौगोलिक क्षेत्र में जंगल बहुत ज्यादा थे, नदियां बहुत ज्यादा थी और बड़े घने जंगल थे। अमेरिका ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था। और आप ये सोचिए कि अमेरिका ने करीब 27 करोड़ बम वियतनाम पे डाले, 27 करोड़ बम। तो जो नॉर्थ वियतनाम था वहां पे आक्रमण करता था अमेरिका, जो साउथ वियतनाम था उस पर आक्रमण करता था रूस। तो 27 करोड़ बम तो केवल अमेरिका ने वियतनाम पे डाले, बाकी रूस के तो छोड़ दीजिए, तो पता नहीं। लेकिन इसके बावजूद वियतनामी लड़ते रहे। और वियतनामी कैसे लड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे और अमेरिका को वियतनाम से हार मान के वहां से भागना पड़ा, उसमें एक तो उनकी भौगोलिक स्थिति का बहुत ज्यादा फायदा उन्हें मिला और उन्होंने जो रणनीति अपनाई, उनके लोग जंगल में छिप जाते थे और उस जमाने के जो अमेरिका के युद्ध के वाहन थे उनको जब वो पास आते थे तो किस प्रकार से हिट करते थे कि उसमें हजारों अमेरिकन की मौत हुई। लेकिन इस गलती से और इस लेसन से अमेरिका ने सीखा कुछ नहीं। वही गलती उसने अफगानिस्तान में की, रूस ने भी की और अमेरिका ने भी की, और दोनों को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन फिर यह गलती बिना सोचे समझे अमेरिका ने ईरान के साथ कर दी। अच्छा, ईरान के साथ भी वही स्थिति थी। ईरान के पास भी जो उनका टेरेन है, जो उनका ज्योग्राफिकल एरिया है, वो इतने बड़े बड़े पर्वत श्रेणी और चट्टानों से घिरा हुआ है और इतनी मजबूत चट्टानें उनके अंदर हैं। और ईरान को यह बात पता थी कि अमेरिकन विस्तारवाद, जहां गल्फ कंट्रीज के ज्यादातर देशों पे अमेरिका ने अपना प्रभुत्व और कैपिटलिस्टिक सेटअप को स्थापित कर दिया है,
वो ईरान को बहुत दिन जीने नहीं देगा। तो उस जमाने में जैसे वियतनाम को, हो ची मिन्ह को चीन और रूस का समर्थन मिलता था, आज के तारीख में भी बिल्कुल वही परिस्थिति में ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिलने लगा और अमेरिका ने उस पे इजराइल से मिलकर आक्रमण कर दिया। वही टेरेन, वही डिफिकल्ट टेरेन, और आज के तारीख में ईरान ने उसके लिए व्यवस्था भी बहुत तगड़ी कर ली थी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में और साइबर टेक्नोलॉजी में और ड्रोन टेक्नोलॉजी में उन्होंने बड़ी मजबूती हासिल कर ली थी। और इसके अलावा जो वहां पे यमन के अंदर उनके सहयोगी हैं हुतीज, जो बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है और जिनके पास आर्सेनल बहुत ज्यादा है, और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह इक्वली स्ट्रांग, इन्होंने उन देशों जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जिनके पास अपनी खास कोई शक्ति नहीं थी, वो केवल अमेरिका की शक्ति पर निर्भर थे। और ये लोग लड़ाका कौम थे, लड़ाका लोग थे। लेकिन जब अमेरिका ने और इजराइल ने उन पर आक्रमण किया तो ईरान ने पलट के उसी प्रकार से जवाब दिया। और 31 दिन के बाद यह महसूस हुआ अमेरिका को कि उसके वही स्थिति हो रही है जो कि उसके वियतनाम में हो गई थी और अफगानिस्तान में हो गई थी। उसके बड़े बड़े वारशिप जिनको अजेय समझा जाता था, उस पर ईरान ने अटैक करने शुरू कर दिए। इजराइल के ऊपर साइबर अटैक किया, 50,000 कंपनियों का डाटा हैक कर लिया, तेल अवीव को बिल्कुल क्षत विक्षत कर दिया। अमेरिका के जो बड़े बड़े युद्ध वाहन पोत थे, जिनके बारे में कहते थे कि ये बिल्कुल अजेय है, अब्राहम लिंकन टाइप, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और यहां तक कि उसने अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के ऊपर उनकी रिफाइनरीज और उनके एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने अपने क्षेत्रों का उपयोग हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए किया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और अभी जब मैं ये वार्ता अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे आप इसको देखेंगे, अभी अभी सूचना मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और पूरे पूरे संकेत हैं, जो मुझे लगता है जो उन्होंने वियतनाम में सीख कर भी नहीं सीखा, अफगानिस्तान में सीख कर भी नहीं सीखा, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए युद्ध शायद रुकने वाला है, लेकिन डोनाल्ड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और शायद पूरे यूरोप का उनका साथ छोड़ने के बाद और कोई भी उनके साथ ना खड़ा हो, इजराइल और अमेरिका केवल साथ खड़े हैं और हमारे मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या घोषणा करते हैं, विश्व कल्याण के लिए घोषणा करते हैं या विश्व के विध्वंस के लिए घोषणा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।